हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, बहुत दिनों बाद हिंदी की वीडियो नहीं आई थी, तो हिंदी आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आपके अगर 80 क्वेश्चन और पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन हिंदी पूछी जाती है अगर 100 नंबर का अगर आपका पेपर होता है तो। अगर आपका पेपर 300 नंबर का होता है, जैसे उत्तराखंड एसआई की बात करें, तो वहाँ 100 क्वेश्चन आपके हिंदी पूछी जानी है। बाकी पटवारी में 50 नंबर की हिंदी पूछी जाती है, बाकी वीडियो बीपीडीओ। अब कांस्टेबल में पिछले बार तक पुलिस कांस्टेबल में 30 क्वेश्चन हिंदी के आते थे, लेकिन इस बार यूकेएसएससी करा रहा है, तो अब देखने वाली बात होगी कि 20 क्वेश्चन आते हैं या 30 क्वेश्चन। जितने भी आए आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। जो लोग कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को जरूर देखेगा। जो वीडियो बीपीडीओ, उत्तराखंड पुलिस, एसआई कांस्टेबल या सचिवालय रक्षक, जो भी आपने फॉर्म भरा है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो उसे आप जरूर देखेगा दोस्तों इस वीडियो को। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जो लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उससे थोड़ा लेवल इसमें अच्छा है। जो आज की इसमें आपके लिए हिंदी है, इसमें थोड़ा उससे लेवल अच्छा है। एसआई लेवल की आप हिंदी इसमें मान सकते हैं, पर फिर भी आप इस वीडियो को जरूर देखेगा। कुछ क्वेश्चन आसान भी हैं, आप इनमें जरूर स्कोर कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपके लिए 578 से शुरू करेंगे। रामचरितमानस की भाषा क्या है। अब दोस्तों, कई बार एग्जाम में बना है प्रश्न, चाहे हमारा एग्ज़ाम हो, हमारे राज्य में जो एग्ज़ाम होता है या कहीं और राज्यों में जो एग्ज़ाम होता है, कहीं भी जो एग्ज़ाम होता है, कई बार प्रश्न बना है और हमारे एग्ज़ाम में भी कई बार आयोग द्वारा पूछा गया है। तो रामचरितमानस की भाषा क्या है। भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा, अवधी। अब जिनको आता है सीधे सीधे आप ऑप्शन नंबर 4 गोला भरिए और सीधे सीधे आपको आगे बढ़ना है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अवधी भाषा है। रामचरितमानस वर्तनी में भी आता है दोस्तों, इसी तरह से आपको पूरा मिला के लिखना है। और रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा लिखित है, 7 खंडों में ये है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो आपने थंबनेल पर अभी तक देखा होगा, ये वो क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। दोस्तों, आजकल जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, विधा, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर बन रहे हैं, क्या पता ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाए। हालांकि और जगह एग्जाम में पूछा गया है। प्रेमचंद्र ये सिलेबस में भी है, इसलिए ज़रूरी है। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को, उपन्यास है, एक तो आपने विधा भी जान ली, विधा इसमें जो उपन्यासी होगा, बाकी सभी उपन्यासी लग रहे मुझे। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। गबन, रंगभूमि, गोदान या फिर कर्मभूमि। आपने दोस्तों 3-4 उपन्यास तो लगभग ये जान लिए, क्योंकि 4 उपन्यास है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपने बिल्कुल सही चुना है ऑप्शन नंबर बी, गोदान में। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, गोदान को। अब गोदान से बात याद करते हैं दोस्तों, गोदान 1936 में। अब 1936 ही वो वर्ष है जब प्रेमचंद्र जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। एक याद रखना है, क्योंकि मृत्यु बता दी तो जन्म भी बता देता हूँ। जन्म हुआ था 1880 में। गोदान है प्रेमचंद्र 1936 में। और प्रेमचंद्र जी का जो गोदान है ना दोस्तों, ये प्रेमचंद्र का अंतिम पूर्ण उपन्यास है, अंतिम पूर्ण उपन्यास। उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी 1936 में। और अपूर्ण उपन्यास, जो कि ये भी एग्जाम में बनता है, वो आप सभी को भी पता है, उसका नाम है मंगलसूत्र। मंगलसूत्र नहीं पता है तो आज आपने जान लिया मंगलसूत्र। बाकी गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, ये सब इनकी रचना है। निर्मला, प्रतिज्ञा और भी इनके उपन्यास हैं। बाकी कहानी में, जब 9वीं कक्षा में मैं भी पढ़ता था, तो उसमें 2 बैलों की कथा थी, काफ़ी अच्छी लगती थी, 2 बैलों की कथा और पूस की रात, बड़े घर की बेटी, और बहुत सारी कहानियां हैं। कथा सम्राट कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है इनको। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी, ये आपको याद रखना है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी या फिर बघेली। अब इसे कैसे याद रखेंगे, ट्रिक से याद रखेंगे। ए, बी और सी। तो ए से हो गया अवधी, बी से हो गया बघेली, सी से हो गया छत्तीसगढ़ी। तो ये सब हमारी पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं। भोजपुरी ये हो जाएगी दोस्तों बिहारी हिंदी की बोली, बिहारी हिंदी की बोली। भोजपुरी के अलावा मगही और मैथिली, ये सब भोजपुरी बोली में आती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
दोस्तों जितने क्वेश्चन है आपके 15 क्वेश्चन है लगभग, तो इसमें से आप बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बाकी लेवल वीडियो बीपीडीओ लेवल का बिल्कुल प्रश्न है इसमें। मूर्धन्य व्यंजन है। अब आपने कितने वर्णमाला आपने पढ़ी है, सिर्फ आपका टेस्ट एक ही प्रश्न से होगा कि आपको आती है या नहीं आती वर्णमाला। तो मूर्धन्य व्यंजन है प, य, स या फिर ट। मूर्धन्य व्यंजन आपको बताना है। तो य, र, य, र, ल और वो, ये तो हो गए हमारे अंत्यस्थ व्यंजन। एक ऑप्शन ये हो गया। बाकी एक्स्ट्रा फैक्टर भी आपको मिल रहा है। बाकी क, स हो गया दोस्तों, ये ऊष्म व्यंजन। ये 2 ऑप्शन आपने हटा ले। ऊष्म व्यंजन अगर आप इस सौ, अब कई लोग इनमें 100 में इनमें कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्टर के साथ बता देता हूँ। पहले ये 100 आ गया, इसके बाद आता है ये वाला 100। कई लोग पेट फड़ा 100 कहेंगे, चलो जो भी कहते हैं। तो ये दोस्तों होता है तालव्य 100, मूर्धन्य 100 और दंती 100। तो ये हो गया, ये आपने जान लिया, ये ऊष्म व्यंजन है। और इसके अलावा हो, ये आपके हो गए ऊष्म व्यंजन। 2 ऑप्शन आपके हट गए हैं। प वर्ग होता है दोस्तों ओष्ठ। प, फ, ब, भ, म, तो आपके ये हो गए। तो बचा ट वर्ग, पूरा ट वर्ग आपका है मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन ट, ठ, ड, ढ, अणो, ये सब इसमें हो जाएंगे मूर्धन्य व्यंजन। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बार फिर से बता देता हूं, जिन लोगों को सिर्फ आंसर चाहिए कि मूर्धन्य व्यंजन है तो ट, जिनको रटना है रटिए मत दोस्तों, समझिए। बाकी आपने य और ल व इनके बारे में जान लिया, ये 100 के बारे में जान लिया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? अक्सर एग्जाम में भाववाच्य से प्रश्न पूछा जाता है। बच्चा सो रहा है, मुझसे गाया नहीं जाता, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है, या फिर मुझसे पत्र लिखा गया है। तो ये आपको बताना है दोस्तों इसमें से कि कौन सा भाववाच्य है। बच्चा सो रहा है, ये तो कृतवाच्य में हो जाएगा। कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों आते हैं। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ये हो जाएगा दोस्तों कर्मवाच्य। मुझसे पत्र लिखा गया, ये भी कर्मवाच्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाववाच्य, मुझसे गाया नहीं जाता। एक तो दोस्तों भाववाच्य में आपको क्या याद रखना है। अब पहले भाववाच्य से आपको इतना याद रखना कि इसमें भाववाच्य पहले की आपको याद रखना कि वाच्य क्या है। वाच्य जैसे कि जो बुक में परिभाषा सामान्यतः दी जाती है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है या क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है, जिससे पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, उसमें कर्म है या फिर भाव है, तो वो ही है हमारा वाच्य। अब ये जो भाववाच्य हो जाएगा, मुझसे गाया नहीं जाता या फिर आयोग मुझसे चला नहीं जाता। कई बार इस तरह के ऑप्शन भी बने हैं। तो नहीं जाता, एक तो इसमें नकारात्मकता है, ये आपको याद रखनी है। भाववाच्य में क्रिया का भाव की प्रधानता होती, पहली बात ये आपको याद रखनी है। भाववाच्य में लिंग, वचन और तथा पुरुष भाव के अनुसार प्रयोग किया जाता है, और इन वाक्यों में क्रिया की प्रधानता होती है, ये आपको याद रखना है। और सदैव अकर्मक होती है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो नकारात्मकता भी भाव अकर्मक है, तो मुझसे गाया नहीं जाता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हस्ती शब्द का अनेकार्थी नहीं है। अब दोस्तों आप मान लीजिए अब बीपीडीओ के वीडियो के एग्जाम में बैठे हैं और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, तो आप इसका सही उत्तर कर पाते हैं या नहीं। हस्ती शब्द का अनेकार्थी नहीं है। हंस, कर, हाथी या फिर अस्तित्व। हंस भी है, हाथी भी है, अस्तित्व भी है, तो कर नहीं है। कर, हाथ, पानी, ये सब अलग हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहली बात, निष्काम में आपको संधि भी बतानी है और उपसर्ग भी। चलो मैं ही दोनों बताऊंगा, आपके लिए कोई स्पेशल क्वेश्चन अभी आपको जो कमेंट में दिया जाएगा, अभी बाद में सोचता हूँ उसके बारे में। तो निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग दोस्तों कई बार मैंने आपको बता दिया है। उप, फिर से आज जानेंगे कि उपसर्ग होते क्या हैं। उपसर्ग दोस्तों, उप जो है पहले लगता है। उप का अर्थ है समीप या फिर निकट, और सर्ग का अर्थ है जो बुक में परिभाषा निर्माण करना या फिर सृष्टि करना। तो जो शब्द के प्रारंभ में लगे दोस्तों वो हैं उपसर्ग, जो अंत में लगे वो हैं प्रत्यय। तो नच तो बिल्कुल नहीं, इसको आप हटा सकते हैं। नौ को भी हटा सकते हैं, 2 ऑप्शन आपने वैसे हटा दिए। अब आप लोग जो लोग ने थोड़ा पढ़ा भी होगा तो इनमें कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर जिन्होंने आप लोगों ने उत्तर सही चुन लिया होगा मुझे पता है, तो ये नी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, निस।
निस। तो ये हो जाएगा दोस्तों निस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निष्काम में निस उपसर्ग है। इसमें संधि कौन सी हो जाएगी दोस्तों? ये हो जाएगी विसर्ग। विसर्ग निहि धन काम होगा इसका संधि विच्छेद। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये चिन्ह आपको पहचानना है। चिन्ह का नाम क्या है? हंस पद, प्रश्नवाचक, उद्धरण या फिर अर्धविराम। अब दोस्तों प्रश्नवाचक एक ऑप्शन आपने हटा दिया, इस तरह से प्रश्नवाचक इस तरह का होता है, एक ऑप्शन आपका हट गया। अर्धविराम, उद्धरण या फिर हंस पद। अब हंस पद दोस्तों ये इसको त्रुटि विराम, यहाँ जहाँ पर वाक्य छूट जाता है बीच में इस तरह का, ये हो गया हंस पद। उद्धरण चिन्ह, अब दोस्तों उद्धरण चिन्ह मैं आपको कहाँ से दिखाऊं? उद्धरण चिन्ह तो ये सभी उद्धरण चिन्ह ही है लगभग कि जो इस तरह से लगे रहते हैं ऊपर से, उद्धरण चिन्ह में ही होते हैं। ये वाला प्रश्न ये वाला है। तो उद्धरण चिन्ह दोस्तों जो इस तरह के आपने देखे होंगे, उद्धरण चिन्ह जो इस तरह के या फिर इस तरह के लगते हैं, ये होते हैं हमारे उद्धरण चिन्ह इस तरह के जो लगते हैं। तो ये हो गया उद्धरण चिन्ह। बाकी ये हो जाएगा कौन सा? अर्ध विराम। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हो गया अर्ध विराम। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, यहाँ से अक्सर प्रश्न बना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में दोस्तों लगभग 95% लोग गलत करने वाले हैं, मुझे जरूर पता है। कुटिल का विलोम क्या है? बिल्कुल आसान लग रहा होगा। कुटिल का विलोम क्या है? जटिल, रूढ़, ऋजु या फिर वक्र। कुटिल का विलोम आपको इनमें से बताना है। कुटिल का विलोम जटिल होगा, रूढ़ होगा, ऋजु होगा या फिर वक्र होगा। जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया है जटिल, तो वो बिल्कुल गलत है दोस्तों। कुटिल का विलोम जटिल बिल्कुल भी नहीं होगा। कुटिल का विलोम जटिल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका विलोम होगा क्या? अब रूढ़ भी नहीं होगा, वक्र भी नहीं होगा। कुटिल का विलोम होगा दोस्तों क्या? इसका होगा ऋजु, या फिर ऋजु रहे ऑप्शन में या फिर रहे सरल। तो कुटिल का ये दोनों विलोम होंगे, या फिर सरल या फिर ऋजु। ये जटिल नहीं होगा, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है, बिल्कुल फंसाने वाला प्रश्न है ये, और एग्जाम में गलती होती है। जैसे बहुत से लोगों ने इस प्रश्न में यहीं पर गलती कर दी है। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी आप मान लीजिए कि आप एसआई का एग्जाम दे रहे हैं और यहाँ आया हुआ है। अंश शब्द का अर्थ है हिस्सा, भाग, अंश या फिर कंधा। तो ये आपको बताना है दोस्तों। अंश भिन्नार्थक शब्द में भी आते हैं। अंश, ये जो अंश है इसका अर्थ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा हमारा कंधा। और ये वाला जो अंश है, ये जो हिस्सा है, अब इसका उत्तर तो हो गया इस अंश का ऑप्शन नंबर डी। ये जो अंश है, इस अंश का अर्थ है ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा होगा। इस अंश का जो ऑप्शन सी है, इसका ऑप्शन नंबर ए वाला अंश जो हिस्सा है, ये इसका सही उत्तर है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अंश का अर्थ है कंधा, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी आप एग्जाम में बैठे हैं और इसका आपको सही उत्तर देना है। निम्न में से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? शिशु, भक्ति, ग्रंथ या फिर प्राण। अब बहुवचन, अब शिशु का आप शिशुओं बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? आप कहेंगे बिल्कुल बना सकते हैं। भक्ति या भक्तियों या भक्तों ये आप बना सकते हैं। ग्रंथों ये हो जाएगा। और प्राण हमेशा दोस्तों प्राण का प्राणों नहीं होता है। प्राण आपने उसके प्राण पखेरु हो गए, इस तरह से ऑप्शन में देखे होंगे या कहीं पढ़ा होगा। तो प्राण दोस्तों हमेशा ये बहुवचन में होता है। प्राण, बाल, ये सब हमेशा बहुवचन में होता है। कई बार पूछा जाता है, हर आयोग का ये फेवरेट प्रश्न है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको जाना नहीं है, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? ये आपको इसमें से बताना है कि क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। सिर्फ आपने विशेषण अच्छे से पढ़े हैं या फिर नहीं पढ़े, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, इस तरह से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं अक्सर। तो क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं ये आपको बताना है। सबसे पहले दोस्तों क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण, इसमें इसी शब्द में परिभाषा छुपी हुई है। क्रिया विशेषण, जब इस तरह से याद रखिए कि जब शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जब शब्द क्रिया की विशेषता बताए तो क्रिया विशेषण। बस सिंपल इतना याद
रखिए। आपको बताना है कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो अर्थ के आधार पर इसके प्रकार होते हैं, 5 नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्थानवाचक हो गया, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। और क्रिया विशेषण भी दोस्तों अव्यय के जो 5 भेद होते हैं उनमें एक भेद हमारा क्रिया विशेषण भी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हो जाएगा 4। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए दोस्तों जो शब्द हैं, जो किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का, तुर्की भाषा का, पुर्तगाली भाषा का, शब्द बुक में उतने सारे दिए हुए हैं। अब आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, आयोग सिर्फ एक शब्द देके आपसे टेस्ट करेगा। जैसे मान लीजिए उर्दू किस भाषा का शब्द है, बस आयोग ने सिर्फ उतना ही दिया। देखा भी होगा आपने पुराने पेपर में, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, या और भी आपने देखा होगा। उर्दू किस भाषा का शब्द है, तुर्की। बस सिर्फ आयोग एक शब्द से पहचान जाएगा कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है। आयोग भी वही करता है। और जो इसमें टेस्ट में आपके सामने स्क्रीन में है, वकील किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का, तुर्की भाषा का, पुर्तगाली भाषा का, अरबी भाषा का। तो ये हो जाएगा दोस्तों वकील अरबी भाषा का, अरबी भाषा का। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको बताना है, जो लोग अभी तक वीडियो देख रहे होंगे, कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आपको लिखना है हिंदी। अब कुछ भी आप लिख देंगे, जैसे फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, पर आप लिखिएगा हिंदी, डैश करके लिखिएगा। जैसे फारसी भाषा का है तो फारसी लिखेगा, अरबी भाषा का तो अरबी। तो इस तरह से दोस्तों ज़रूर लिखेगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट होते हैं तो खुद पता नहीं रहता कि कौन सा उत्तर किसका क्या था। अगला प्रश्न है, अधोगति। अधोगति, अधोगति में किस संधि का उदाहरण है? अब दोस्तों पटवारी के एग्जाम में भी इसी तरह से कोई उदाहरण पूछे थे, जिसमें आयोग ने खुद ही इस तरह के ऑप्शन, मतलब कि आप खुद ही पहचान जाएंगे। अब लगा लो पटवारी के एग्जाम में भी सीधे सीधे। अब अधो से दोस्तों, अध यहाँ पर विसर्ग आ गया है, तो सिंपल विसर्ग संधि और आगे आपको बढ़ जाना है। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के होते हैं दोस्तों 3 भेद। संधि कितनी प्रकार की होती है? एक तो स्वर है, व्यंजन है और विसर्ग है, ये 3 ही है। बाकी जो गुण देख रहे हैं, ये स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसी में ये आती है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। संधि में दोस्तों स्वरों का जैसे मेल होता है, वर्णों का मेल होता है। संधि अगर आपसे पूछे कि संधि किसे कहते हैं, तो संधि में वर्णों का मेल होता है, शब्दों का मेल होता है समास में। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अधोगति में अधोगधन गति, ये हो जाएगा अधोगति। अगर आपसे आए कि एग्जाम में अधोगति में उपसर्ग है, हालांकि एग्जाम में आता है, तो अधोगति में उपसर्ग हो जाएगा अधो, अधो। और अधपतन भी होता है इस तरह से, अधपतन, उसमें भी विसर्ग संधि होती है। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये थे दोस्तों आज के क्वेश्चन। कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा।